यस, नमस्कार एक बार फिर से। आज हम फिर से इनकॉर्पोरेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछला लेक्चर मैंने इसी स्लाइड पे ख़त्म किया था जब हमने 1% कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के रिक्वायरमेंट्स की बात की थी। टुडे वी विल गो अबाउट द प्रोसीजर्स टू गेट द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। नाउ सी, प्रमोटर्स एक जगह बैठे हैं, अब वो गाड़ी लेके निकल गए, ट्रेन से निकल गए आरओसी के दफ्तर जाने के लिए। हालांकि आपको बताया भी था कि ये जो प्रमोटर्स हैं ये आजकल ई फॉर्म में सब कुछ सबमिट करके काम करते हैं। तो ये स्लाइड एक सिंबॉलिक स्लाइड है जब प्रमोटर्स अपने आप को कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट कराने का जुगाड़ बना रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मैंने आपको कहा था कि दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। In the very first step, what is required by the company law is the application for ascertainment of availability of the name. The form is Form IMC1, name of the promoter, proposed name of the company, registered office, objects and rupees 1000 fees. Now please try to understand this. What I am trying to say, ascertainment of availability of name. ascertainment मतलब पता लगाइए कि जो नाम आप चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। ascertain करो, पता लगाओ। why this is so? because as per company incorporation rule 2014, every company should have a unique name. No two companies can be incorporated with the same name. It means what? It means one and the same thing, that for a group of companies one name may be available. जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वो अपनी एक कंपनी टाटा के नाम से इनकॉर्पोरेट कराए, मिल जाएगा। दूसरी कंपनी टाटा के नाम से इनकॉर्पोरेट कराए, मिल जाएगा। आप अगर चाहें कि टाटा के नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लें तो आपको नहीं मिलेगा। तो सेम नेम इज अवेलेबल टू ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाउएवर अदर पर्सन विल हैव टू सीक अ यूनिक नेम। कहने का मतलब दो कंपनियां एक नाम से इनकॉर्पोरेट ना हो जाएं, इसके लिए असर्टेनमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का पहला स्टेप है। इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाते हैं। MCA21 नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जिस नाम से भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं, जो भी आपका प्रपोज नेम होने वाला है, पहले उसको चेक कर लीजिए कि उस नाम से कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट है या नहीं है। जब आपको ये पता चल जाता है कि उस नाम से कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं है, तब आप उस नाम को भरिए। अदरवाइज आपने ब्लाइंडली किसी कंपनी का नाम भर दिया और वो रिजेक्ट हो गया, तो दोबारा आपको ये प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए सेफ साइड में रहते हुए आपको MCA की वेबसाइट पे नाम सर्च करने के बाद भरना चाहिए नाम, कि अब मेरा ये नाम होगा। हालांकि जब कंपनियों के नाम की बात आती है ना, तो लोग बड़े बड़े फैंसी नाम सोचते हैं, हमारी कंपनी का नाम ये होगा, हमारी कंपनी का नाम वो होगा। तो कहने को तो हम कह सकते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम सोचते हैं लोग इस तरह से कि जैसे अपने घर के बच्चे का नाम लोग सोचते हैं। वेद पुराण रिश्तेदार सबसे पूछा जाता है कि बेटा हुआ है, बेटी हुई है, नाम क्या रखा जाए। वैसी फैंसी लोग इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी अपनाते हैं। सेकेंड provision is now very important. Once your name is approved, ROC says that yes, the proposed name is available for registration, then the next step is preparation of memorandum of association, section 7(1) ABCDE। अभी देखते हैं इसमें provision क्या है। पहली लाइन पढ़िएगा, every company must have its own memorandum of association and article of association। मैंने आपको दो डॉक्यूमेंट बताए थे, किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, मेमोरेंडम और आर्टिकल। मेमोरेंडम में कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट और सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी कैसे चलेगी इसके रूल लिखे होते हैं। तो हर कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल जरूर रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था 3 मेन कंपनियां हैं, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और इनको 4 डिफरेंट फॉर्मेट में आप इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं।
company limited by share, company limited by guarantee, company limited by guarantee and having share capital, unlimited liability company, इन हर तरीके की कंपनियों के लिए कंपनी लॉ ने सेपरेट फॉर्मेट बनाया हुआ है मेमोरेंडम और आर्टिकल का। आपको उस फॉर्मेट में अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना है। अब ये दूसरा प्रोविजन है, ए डिक्लेरेशन फ्रॉम each subscribers to MOA and first directors that he is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation or management of any company, or he has not been found guilty of fraud or breach of duty to any company under company law during the preceding 5 years, and that all the documents filed with the registrar contain correct and complete information. Memorandum and articles shall be signed by subscribers of memorandum. 4 चीजें ये बता रहा है, 4 चीजें। फर्स्ट थिंग, जितने भी लोग मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं, साइन करने वाले हैं, और फर्स्ट डायरेक्टर्स, पहली बात वो ये डिक्लेरेशन देंगे कि देखो भाई, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है, हम दोषी साबित नहीं हुए हैं, किसी कंपनी के मैनेजमेंट में हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है। ये प्रोविजन क्यों बनाया गया है? ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, अनवांटेड पीपल हैं, फ्रॉडुलेंट पीपल हैं, उनको किसी नई कंपनी में पार्टिसिपेट करने से, नई कंपनी में जाने से रोका जाए। मतलब ये नहीं कि एक कंपनी में तो गुल खिला ही लिया, अब दूसरी कंपनी में भी जाके वही बंटाधार करना है। तो एक डिक्लेरेशन तो ये है कि भाई प्रमोशन के टाइम पे, मैनेजमेंट के टाइम पे मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया किसी कंपनी में पिछले 5 साल में, और दूसरी चीज, सारे डॉक्यूमेंट कंपनी लॉ के मुताबिक फॉलो किए गए हैं जो भी हम सबमिट कर रहे हैं, और हर सब्सक्राइबर साइन करेगा। मैंने आपको बताया था सब्सक्राइबर्स वही होते हैं जो मेमोरेंडम के सिग्नेटरी होते हैं, और शेयर वाली कंपनी में ये वही लोग होते हैं जो इनिशियल शेयर कैपिटल देते हैं, गारंटी वाली कंपनी में ये वही लोग होते हैं जो इनिशियली गारंटी प्रोवाइड करते हैं। आपको याद होगा, गारंटी कंपनी में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट आज होता है, लेकिन गारंटी देनी कब पड़ती है? वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो दूसरा स्टेप ये हो गया, पहला क्या, नाम अप्रूव कराइए, दूसरा क्या, मेमोरेंडम बनाइए। अब आप इस मेमोरेंडम का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, किसी प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट करा सकते हैं, या स्टैम्प पेपर पे भी निकाल सकते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस मैं अभी आपको थोड़ी देर में फिर बताऊंगा। कहने का मतलब, मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको बनाना पड़ेगा। अब उसी फॉर्मेट में आपको हर कंपनी का एक जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका पता ठिकाना देना पड़ेगा। फिर जितने भी लोग हैं मेमोरेंडम पे साइन करने वाले, सबकी जन्म कुंडली देनी पड़ेगी। कहने का मतलब, पर्टिकुलर्स ऑफ नेम इंक्लूडिंग सरनेम ऑफ फैमिली, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी एंड सच अदर पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। कहने का मतलब, अगर आपको याद हो तो एक विदेशी आदमी भी इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकता है, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जितने भी लोग इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी अभी आपने देखा कि वो अपनी तरफ से एक एफिडेविट देंगे कि हम किसी फ्रॉड, हम किसी मिसमैनेजमेंट में शामिल नहीं हैं। मतलब कंपनी आपकी पूरी जन्म कुंडली जानना चाहती है कि आप कौन हैं, मेरे पास आ रहे हैं, मैनेजमेंट करने के लिए आ रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए आ रहे हैं, तो आप बताइए कि आप कौन हैं। अब इसके बाद इतना सब कुछ कौन देगा? कंपनी के सब्सक्राइबर्स, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स। इसके बाद भी एक प्रोसीजर रह जाता है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर INC 8। जरा इस लाइन को ध्यान में पढ़िएगा। दिस इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। This is to be filed by an advocate or a CS in practice or a CA or cost and works accountant, and by a proposed director of the company, manager or secretary.
This document declares that all the requirements of the Companies Act regarding registration have been complied with. देखिए, कंपनी लॉ ने आपसे एक डिक्लेरेशन मांगा कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है। अब वो उसको सर्टिफाई कराना चाहता है, किससे? किसी वकील से, किससे? किसी कंपनी सेक्रेटरी से, किससे? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किससे? किसी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट से। और आपका एक डायरेक्टर उस पर साइन करेगा, प्रपोज डायरेक्टर उस पर साइन करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि नाउ यू आर एश्योरिंग द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दैट लुक सर, वी हैव filed all the documents which are required by company law. Information given there under is true to the best of our knowledge, and there is no lacuna, no deficiency in the filing for incorporation. तो ये तो एक एफिडेविट देना होगा आपको। इसके बाद क्या करना है? ये लाइन मैंने आपको बताया था अभी, थोड़ी देर में इस पर फिर आ रहा हूँ। वेटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, प्रिंटिंग, स्टैंपिंग एंड सिग्नेचर। देखिए, आपने क्या किया था? आपने मेमोरेंडम का प्रिंट आउट लिया था, आपने कागज पे प्रिंट करा दिया किसी प्रिंटर से। नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट ए कंपनी। तो अब जरा प्रोविजन पढ़िएगा। आफ्टर द ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर प्रिपेयर्ड, then these are stamped as per the Stamp Act of the state where the RO of the company is going to situate, and thereafter these documents are submitted to the registrar for his examination. During the examination the registrar may modify memorandum and article. बहुत ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। These are stamped as per the Stamp Act of the state. अब मैं बताता हूँ कि स्टैम्प एक्ट ऑफ द स्टेट का क्या मतलब है। इंडियन स्टैम्प एक्ट वाज एन एक्ट विच वाज प्रोमलगेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। कि भाई अगर आप हिंदुस्तान में कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, जायदाद खरीदना चाहते हैं, कोई लीज एग्रीमेंट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हैं, तो कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनेगा। बनाने के बाद उन्होंने इसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में दे दिया। तो अब स्टैम्प ड्यूटी कितनी किस काम के लिए लगेगी, इसका डिसीजन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, आप 100 गज का एक प्लॉट दिल्ली में खरीदिए, मान लीजिए 50 लाख का प्लॉट है, हो सकता है 5 लाख रुपए आपकी स्टैम्प ड्यूटी लग जाए। 100 गज का प्लॉट आप यूपी में खरीदिए, हो सकता है उस प्लॉट के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगे वो 2 लाख रुपए लगे। आप कहेंगे भाई साइज तो सेम है, लेकिन स्टेट बदला और स्टैम्प एक्ट का रेट चेंज हो गया। तो हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने यहाँ ये डिसाइड करने का अधिकार है कि किस काम के लिए कितने रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा। जैसे दिल्ली में आप एक रेंट एग्रीमेंट कराना चाहें, शायद 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे होगी। यूपी में आप रेंट एग्रीमेंट कराना चाहें, शायद 50 रुपए पे होगी। हो सकता है आप बिहार में, बंगाल में कराना चाहें, हो सकता है 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे हो जाए। तो ये स्टैम्प ड्यूटी जो अमाउंट है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि आखिर मेमोरेंडम के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी का क्या मतलब है। देखिए, जब आप एक जमीन खरीदते हैं तो जमीन, मान लीजिए आप किसी पुराने मालिक से खरीद रहे हैं, तो जमीन तो वही है, मालिकाना हक बदल रहा है। तो अब इसका एक नया पर्सन खड़ा हो रहा है कि अब मैं इस जमीन का मालिक हूँ। उसी तरह जब आप कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन दिस कंपनी विल बिकम लाइक ए कॉर्पोरेट सिटीजन। जैसे बच्चा पैदा होता है तो आप एक बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, उसी तरह से कंपनी को आप पैदा कर रहे हैं तो आप एक सर्टिफिकेशन कराइए सरकार से कि हम एक सिटीजन को क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इसको लेके जाते हैं कचहरी में और यहाँ पे लगती है स्टैम्प ड्यूटी। अब आप पूछेंगे स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती है, तो जवाब मैं आपको बता देता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी लगती है आपकी कैपिटल के मुताबिक। अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो हो सकता है 4,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लग जाए। अगर आपकी 10 लाख की कैपिटल है हो सकता है 40,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी लग जाए। बिल्कुल एकदम उसी तरीके से लगती है स्टैम्प ड्यूटी जैसे जमीन जायदाद के मामले में लगती है। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो करते हैं जितने की कैपिटल है कंपनी की या जितने की गारंटी वाली कंपनी बनी है उस पर जितने रुपए का स्टैम्प पेपर लगना है
स्टैम्प पेपर खरीद के उसी के ऊपर मेमोरेंडम और उसी के ऊपर आर्टिकल प्रिंट करा लेते हैं। बाकी प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, सादे कागज पे मेमोरेंडम बना के आर्टिकल बना के प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद उसको कचहरी ले जाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी के छोटे छोटे जो स्टैम्प आते हैं वो उस पर चिपकवा देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी देते हैं। वहाँ पे जो नोटरी है, जो क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रार है, वो आपकी मुहर लगाता है, नोटरी मुहर लगाता है, और आप अब इस डॉक्यूमेंट को एक लीगल डॉक्यूमेंट बना देते हैं जो कि अब आरओसी में सबमिट होने के लिए तैयार है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, वेटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, प्रिंटिंग, स्टैंपिंग एंड सिग्नेचर। आपको बताया था हर मेमोरेंडम पे हर सब्सक्राइबर साइन करेगा। अब पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 7(1)(n), फॉर्म नंबर DIR 12। प्रोविजन जरा पढ़िएगा। फुल नेम्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, ID proof, nationality should be in article of association. In the absence of it, the subscribers to memorandum are deemed to be the directors of the company, and the particulars of directors should be submitted in form number DIR 12 along with memorandum and article. अब इस पे आइए कि ये फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन हैं, कैसे हैं, क्या मतलब क्या है इनका, और इनका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। देखो, कंपनी लॉ का कहना है कि जब कंपनी बन जाएगी तब तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी। सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि हम अलग हो गए, प्रमोटर्स कहेंगे कि हम तो अलग हैं, अब तो कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, तो कंपनी का काम कौन चलाएगा? और उसी पूछता है कंपनी का काम कौन चलाएगा, तो आप जवाब देते हैं कि डायरेक्टर चलाएंगे। तो उन डायरेक्टर्स का नाम बताइए। अगर आप उन डायरेक्टर्स का नाम नहीं बताएंगे तो जिन लोगों ने मेमोरेंडम पे साइन किया है उन्हें ही इसका डायरेक्टर मान लिया जाएगा, उन्हें ही इसका डायरेक्टर मान लिया जाएगा जिन्होंने भी साइन किया है। तो या तो आप नाम बता दीजिए, नहीं तो सब्सक्राइबर्स को ही मान लिया जाएगा। अब मैं आपको गहराई बता देता हूँ कि प्रोविजन है क्यों, इस तरह से क्यों बनाया गया है। ये डीम्ड डायरेक्टर्स का नाम आने की जरूरत क्या थी, सिर्फ सीधा सीधा क्यों नहीं बना दिया गया कि वे फर्स्ट डायरेक्टर्स आपको नाम लिखना ही पड़ेगा। एक्चुअली वजह क्या है, डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर कंपनी लॉ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रखी है या शेयर होल्डर्स को दे रखी है, और बनाया ये है कि कंपनी बनने के बाद डायरेक्टर्स आएंगे। अब प्रोविजन चूंकि ये है, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स में उन्होंने क्या बनाया कि अच्छा ठीक है, आप नाम लिख दो फर्स्ट डायरेक्टर्स का, और जब कंपनी बन जाएगी तो इन्हीं फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम पे कंपनी की मुहर लग जाएगी। कम से कम आरओसी को ये तो पता हो कि कंपनी बनने के बाद उसको चलाने वाले लोग कौन से हैं। कंपनी बन गई, फिर मुझे कंपनी के बारे में कोई करस्पॉन्डेंस करना है तो मैं किससे बात करूंगा, किसको मैं एड्रेस करूंगा। इसलिए वो इस बात को पक्का करना चाहता है। और अगर आपने फर्स्ट डायरेक्टर नहीं बनाया, कंपनी लॉ के प्रोविजंस को आप मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं कि नहीं साहब हम तो कंपनी बनने के बाद ही करेंगे, तो फिर जब तक आपके डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं होंगे तब तक कौन से लोग डायरेक्टर मान लिए जाएंगे, जिन्होंने मेमोरेंडम्स पे साइन किया है, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आगे चलते हैं, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। भाई आप अगर किसी को फर्स्ट डायरेक्टर बना रहे हैं तो उसकी कंसेंट तो लीजिए। आप नाम लिख दिया अमिताभ बच्चन का, जी वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे। ऐसे मुझे याद है कि किसी ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर के जगह पे प्रियंका गांधी का नाम लिख दिया था, बाद में केस हो गया था उसके ऊपर। भाई कंसेंट तो दो कि हाँ वो हमारा डायरेक्टर बनना भी चाहता है कि नहीं। तो एक कंसेंट DIR 2 में जितने भी लोग आप डायरेक्टर बना रहे हैं उनकी कंसेंट देनी है, प्लस उसमें और क्या लिखना है कि ये जो हम फर्स्ट डायरेक्टर बना रहे हैं ये कितनी और कंपनियों में डायरेक्टर हैं, कितनी फर्म्स में पार्टनर हैं, कितनी बॉडी कॉर्पोरेट में डायरेक्टर हैं, उनका हमारी कंपनी में क्या इंटरेस्ट है, उस कंपनी में क्या इंटरेस्ट है। इससे आरओसी को ये जानने में मदद मिलती है कि ये इंटरेस्ट कहीं क्लैश तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कंपनी के आज के डायरेक्टर खुद ही दूसरी कंपनी बना रहे हैं
और खुद ही उसमें डायरेक्टर हो रहे हैं, बाद में पता चले कोई फ्रॉड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, आपने सारी फॉर्मेलिटीज कर ली, फिर भी आरओसी चाहे तो आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन को साफ मना कर दे कि हम रजिस्टर नहीं करेंगे। अब पावर ऑफ अटॉर्नी, आप जानते होंगे कि कानून की दुनिया में अगर कोई काम करना है तो या तो आप खुद कर लें, प्रोवाइडेड कि आप कानून जानते हो, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता ले लें जो कानून जानता हो, लॉयर, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जो कंपनी लॉ को जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप खुद कंपनी लॉ को अच्छी तरह जानते हैं तो आप अपनी कंपनी खुद ही इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो ये सारे प्रमोटर्स मिल करके किसी सीए को, किसी सीएस को, किसी लॉयर को हायर करते हैं और उनको अपनी तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि नाउ दिस पर्सन इज ऑथराइज्ड टू गो टू द आरओसी टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स, टू मेक एनी अमेंडमेंट्स फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रपोज्ड कंपनी, और प्रमोटर्स उस पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करेंगे। प्राइवेट कंपनी का रहेगा 2 लोग साइन करेंगे कम से कम, पब्लिक कंपनी का रहेगा 7 लोग साइन करेंगे इस पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर। इसमें सिर्फ इतना लिखा होता है कि ये आदमी है, ये सीए है, ये लॉयर है, ये हमारे बिहाफ पे आरओसी के पास जाकर के प्रेजेंटेशन करने को तैयार है ताकि हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए। मैंने आपको प्रमोटर की डेफिनेशन के टाइम पे बताया था कि those people who are hired to provide services relating to incorporation, they are treated as professionals and they are not treated as promoters. अब आगे चलते हैं। नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस फॉर्म नंबर INC 22, ये एक और फॉर्मेलिटी है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। उसमें भी आप एक INC 22 का फॉर्म भर करके कंपनी के रजिस्ट्रार को बताएंगे कि कंपनी बनने के बाद हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ होगा। भाई आपको कुछ तो बताना ही पड़ेगा ना कि भाई कंपनी का ये रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वो होगा। आपको कंपनी बनने के बाद कोई चिट्ठी भेजनी है तो यहाँ भेजिएगा, वहाँ भेजिएगा। तो ये सिंपल प्रोविजन है। इसके बाद कंपनी लॉ सीधे सीधे पैसे की बात करने पे आ जाता है। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फी, आप फीस जमा करेंगे, पूछेंगे कितनी फीस है, तो कंपनी लॉ पूछेगा आपकी कैपिटल कितनी है, कंपनी लॉ पूछेगा आपकी गारंटी कितनी है। मतलब जो भी, चाहे कैपिटल वाली कंपनी चाहे गारंटी वाली कंपनी हो, वो कैपिटल की बात पूछेगा, कितनी कैपिटल है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है ऑथराइज्ड कैपिटल। आप पूछेंगे ये क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल which a company is authorized to obtain from its shareholders. मान लीजिए किसी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख, तो इसका मतलब ये कंपनी अपने शेयर होल्डर से कितना पैसा उठा सकती है, 1 लाख। अब उस कंपनी को अपने शेयर होल्डर से और पैसा उठाने की जरूरत महसूस हुई, मान लीजिए 50,000 और जरूरत महसूस हुई, तो ऑथराइज्ड कैपिटल तो 1 लाख ही है। उसने स्टैंप ड्यूटी तो 1 लाख की भरी, फीस तो 1 लाख पे दी थी, 50,000 उसके शेयर होल्डर उसको और देना चाहते हैं। अब कंपनी क्या करेगी, अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़वाएगी, फीस एक्स्ट्रा जमा करेगी और फिर 50,000 रुपये और लेगी। किसी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 100 करोड़ और उसने शेयर होल्डर से दिए हैं 5 करोड़, और वो कंपनी कहती जी हमें 10 करोड़ की और जरूरत है शेयर होल्डर से, दे दो भाई, तुमने तो ऑलरेडी ऑथराइज्ड कैपिटल बहुत ज्यादा कर रखी थी, उसकी फीस तो ऑलरेडी पेमेंट है। कहने का मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल के आधार पे कंपनी लॉ में आपकी फीस डिसाइड होती है, और इसका शेड्यूल दिया हुआ है सेक्शन 403 में। वो फीस हमें कितनी होगी जानने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट पॉइंट है कि अगर आपकी कंपनी में की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट होने वाले हैं, नाउ हु आर दीस की मैनेजरियल पर्सनल? अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, की मैनेजरियल पर्सनल इंक्लूड मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी। अगर इस तरह के लोग आपके यहाँ अपॉइंट हो रहे हैं, होल टाइम डायरेक्टर, अगर इस तरह के लोग आपके यहाँ अपॉइंट हो रहे हैं और आप उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं
कि भाई हमारी कंपनी बनने की प्रक्रिया में है, आप हमसे एग्रीमेंट कर लीजिए, जब हमारी कंपनी बन जाएगी तो आप आकर के दफ्तर से मान लीजिएगा। मान लीजिए उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, तो इस एग्रीमेंट को भी आप कंपनी लॉ डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल के साथ कि भाई देखिए फर्स्ट डायरेक्टर्स तो वो हैं जिनका नाम हमने आर्टिकल में लिख दिया, इसके सिवा ये कुछ हमारे बहुत खास काम करने वाले लोग होंगे जिनका नाम भी हम आपको सबमिट कर रहे हैं, आप चाहें तो इनकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका काम खत्म हो गया, पैसे दे दिया आपने कंपनी लॉ डिपार्टमेंट को, अब आपका काम खत्म हो गया, अब आरओसी साहब का काम शुरू हुआ। प्रोविजन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द आरओसी इज सेटिस्फाइड that all the requirements of the Companies Act regarding registration have been fulfilled, then he will enter its name in the register of companies and shall issue a COI, that is certificate of incorporation, in form number INC 11 to the company. The registrar certifies under his hand and seal that the company is incorporated. अब फिर से सुनिएगा, if the ROC is satisfied, इस if को तो आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, if the ROC is satisfied। भाई आप सोचिए, अभी जो आप सेक्शन 7 के प्रोविजन पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या था कि भाई नेम अवेलेबिलिटी होगी, प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम होगा, स्टैंपिंग ऑफ मेमोरेंडम होगा, फर्स्ट डायरेक्टर्स की जानकारी होगी आर्टिकल्स में, फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम, पता, आईडी प्रूफ, नेशनलिटी, सब कुछ बताई जाएगी। एक सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या अटॉर्नी इस बात का स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देगा कि इस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से संबंधित सब कुछ पूरा कर दिया गया है, आपने फीस भी दे दी, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी दे दिया, एमडी वगैरह को अपॉइंट करने का जो एग्रीमेंट था वो भी दे दिया, कंपनी लॉ की रिक्वायर्ड फीस भी दे दी, तो फिर इस इफ की क्या जरूरत है? अभी भी यही लिखा जाएगा, इफ द आरओसी सेटिस्फाइड। मैंने अभी अभी आपको कहा था, व्हेन इट कम्स टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द आरओसी टू डिसाइड वेदर द कंपनी शुड बी अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। आप किसी आरओसी को जाके ये नहीं कह सकते कि साहब 1 महीना हो गया हमको सबमिट किए हुए डॉक्यूमेंट, हमने फीस भी दे दी, स्टैंपिंग भी करा दी, सब सिग्नेचर भी हो गया, सब असली भी हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी आप कंपनी हमें इनकॉर्पोरेट करके नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? आप गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये आप बोल ही नहीं सकते, ये आर्गुमेंट चलेगा ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 7 ने पूरी पावर आरओसी को दे रखी है। आरओसी सीधा कह देगा अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं आपके डायरेक्टर की जांच करा रहा हूं, मैं आपकी इस कंपनी की जांच करा रहा हूं, मैं इस इंटरेस्ट की जांच करा रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, मैं वो देख रहा हूं। दूसरी बात क्या है, मेमोरेंडम में आपने जो लिख के दिया है हो सकता है वो उससे सेटिस्फाइड ना हो सकता है वो चेंज कराने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी बनी XYZ कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, उसने लिखा जी हम साबुन बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बनाइए साबुन। उसने अपने ऑब्जेक्ट में ये भी लिख दिया कि जी ऐसा है कि हम क्या है मूवी भी बनाएंगे। अब भाई मूवी बनाने और साबुन बनाने का क्या संबंध है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कह सकता है आप ये मूवी वाला ऑब्जेक्ट अपने यहाँ से हटा लीजिए या ये साबुन वाला ऑब्जेक्ट हटा लीजिए, हम दोनों एक साथ अलाउ नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी XYZ ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड बन रही है, उन्होंने कहा था हम ट्रक चलाएंगे, और उसी कहता है ठीक है ट्रक चलाइए, और फिर ऑब्जेक्ट में क्या लिख रखा है जी हम हवाई जहाज बुलाएंगे। हो सकता है उसी ऑब्जेक्शन कर दे, या तो हवाई जहाज डिसाइड कर दो या तो फिर ट्रक डिसाइड कर दो, और दोनों अगर डिसाइड करोगे तो हम कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होने देंगे। कहने का मतलब क्या है कि आरओसी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन चाहता है। मान लीजिए आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 4 फॉरेनर्स ने साइन किया हुआ है, अब वो उन फॉरेनर्स की हिस्ट्री ज्योग्राफी पता करवाएगा कि उनका इंडिया में पैसे लगाने में क्या इंटरेस्ट है। तो आरओसी आपकी सेटिस्फैक्शन पे नहीं बल्कि अपनी सेटिस्फैक्शन पे चलेगा। इफ आरओसी सेटिस्फाइड, दिस इफ इज वेरी वेरी बिग इफ, बट
If he is satisfied, then he will issue certificate of incorporation. अगर satisfied है तो certificate of incorporation देगा। और ये भी जान लीजिए, इसमें कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती कि आप चले जाएं आरओसी के ऑफिस में बोल दें कि साहब इतने ले लीजिए, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दीजिए ना। वो जब तक सेटिस्फाइड कानूनी ग्राउंड पे नहीं होंगे तब तक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। हाँ, अगर वो कानूनी ग्राउंड पे सेटिस्फाई हो गए तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेंगे और उस पर अपना साइन भी करेंगे, अपनी सील भी लगाएंगे कि हाँ ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई है। ये एक जनरल फॉर्म है, फॉर्म नंबर 11, जिसमें कि आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें रजिस्ट्रार साहब खुद कहते हैं आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट दिस XYZ लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डेट। यही जो डेट है ये आपकी होती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब यही आपकी कंपनी लॉ में डेट ऑफ बर्थ है। एक बार जो यहां लिख गया वो फाइनल है, वही आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। प्लस the CIN number of the company is this. What is this CIN? CIN is called as corporate identification number. जैसे हमारा आपका पैन नंबर होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है, वो पैन नंबर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाए तो वो आपकी सारी इनकम टैक्स की जन्म कुंडली निकाल सकता है उसी, और आपको एक आदमी को एक ही पैन नंबर मिलता है सारी जिंदगी के लिए। उसी तरह कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि ये नंबर इस कंपनी को आरओसी अलॉट करेंगे और ये नंबर कंपनी के लिए यूनिक होगा, सारी लाइफ के लिए यूनिक होगा। इसको हम कहते हैं CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर क्या है, आरओसी की सील लगेगी उस स्टेट के आरओसी की जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर साइन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही वो पेज है, यही वो सर्टिफिकेट है, यही वो पेज है जिसकी कॉपी करा के आप अपने मेमोरेंडम के पहले पन्ने पे छापते हैं। मेमोरेंडम आप किसी भी कंपनी का खोलेंगे, पहले पेज पे यही सर्टिफिकेट दिखता है कि हाँ भाई ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। जो कंपनियां 1956 के अंतर्गत अपॉइंट हुई थी एक्ट के अंतर्गत, उनका फॉर्म नंबर होता था INC 1, ठीक है, उनको INC 1 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता था। जो 2013 के एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनको INC 11 के अंदर में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। यहां तक तो था प्रोसीजर। अब यही कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको एक मिलेगा और उस कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन के साथ आपको पूरी जिंदगी जीना है। लास्ट इज इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैं आपको स्पष्ट कह दूं, इसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस दिन से उसका सेपरेट लीगल एंटिटी एस्टेब्लिश हो गया, उस दिन से वो कॉर्पोरेट सिटीजन हो गई, उस दिन से उसके ऊपर परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट लागू हो गया, उस दिन से उसके पास कॉमन सील हो गई। अब वो कंपनी अगर बंद होगी तो कंपनी लॉ के प्रोसेस के अकॉर्डिंग वाइंडिंग अप करा के ही बंद होगी। अब ये कंपनी बन गई, पढ़िएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट। देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी डेफिनेशन भी बताई थी, और ये भी कंपनी एक्ट की जब कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था, तब भी बताया था बेसिकली कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। देखिए वही बात यहाँ आ गई ना, ये सब 2 लोग मिलके 7 लोग मिलकर के एक बॉडी बन गए, इकट्ठा बन गए। अब ये एक बॉडी हो गए जिसको अपन बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट लाइक XYZ लिमिटेड। फिर दे शैल बी कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, हैव परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। मैंने आपको यही बताया, कानून की नजर में अब ये कंपनी बन गई, अब ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तभी बंद होगी। इसके सारे सब्सक्राइबर्स की डेथ हो जाए, इसके सारे डायरेक्टर्स की डेथ हो जाए, कंपनी की डेथ नहीं होगी, बिकॉज कंपनी एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। इट टुडे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी एंड दिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव। इसके केसेस
मैं अगला लेक्चर यहीं से शुरू करूँगा, कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आज मैंने आपको बताया प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, whether it is a public company, whether it is a private company, whether it is one person company, whatever type of it। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब मैं लेक्चर बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली। थैंक यू।